नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज का हमारा विषय दर्शकों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करें ताकि जो इस समय जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर हम कहीं ना कहीं जो प्रभावित हो रहे हैं उससे हम निपटने के लिए कारगर कदम उठाएं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं विकास सिंह वकील, जो कि पर्यावरणविद है और प्रमुख संपादक हैं जनरल पत्रिका के। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। और साथ ही हमारे साथ है वरुण दुबे जी, जो कि पर्यावरणविद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी। और समय समय पे वरुण जी आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, क्योंकि युवाओं में आप जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण की अलग जगा रहे हैं वो काफी सराहनीय है। तो शुरुआत में वरुण जी आप ही से करूंगा। आज का जो विषय है इसी पर आप प्रकाश डालिए कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण किस तरह से, क्योंकि ये विषय तो बहुत ही व्यापक है, लेकिन किस तरह से आसान शब्दों में हम इसे समझें। देखिए, अगर जलवायु परिवर्तन जैसे हम कहें कि जो शब्द है उसी से ये चीज समझ में आती है कि जलवायु में परिवर्तन होना। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और रेगुलर वेदर पैटर्न की। अगर तो रेगुलर वेदर पैटर्न से क्लाइमेट चेंज किस तरह अलग होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को जो हम नापते हैं वो थोड़ी लंबी समय अवधि में नापते हैं, एक दीर्घकालीन समय अवधि में उसे नापा जाता है। और जलवायु परिवर्तन होता है लंबी समय अवधि में तापमान में बढ़ोतरी होना। तापमान में बढ़ोतरी होती है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मीथेन है। ये सारी गैसेस जो है ये सूरज से आने वाली किरणों से गर्मी को सोख लेती हैं अपने अंदर और वापस उसे स्पेस में नहीं जाने देती है। तो इस वजह से तापमान में एक बढ़ोतरी हम देखते हैं एक दीर्घकालीन समयावधि में। तो इसे हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। और रेगुलर वेदर पैटर्न थोड़ा रीजनल हो जाता है कि हम एक रीजनल एरिया का वेदर पैटर्न देख रहे हैं, जो कि एक चाहे हफ्ते में भी देख सकते हैं उसे, हम 3 महीने 4 महीने के अंतराल में भी देख सकते हैं। और आजकल जिस तरीके से मौसम बदल रहा है हम एक ही दिन में सारे वेदर भी देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से जलवायु परिवर्तन को हम बिल्कुल, मतलब जो एक ही दिन में हम सारे मौसम देख रहे हैं यही क्लाइमेट चेंज है। हाँ, ये वेदर पैटर्न में चेंज है। क्लाइमेट चेंज थोड़ा दीर्घकालीन अवधि में तापमान में बढ़ोतरी को हम कहते हैं। जी, ये अभी हमने देखा वरुण जी, जिस तरह से गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जितना हाई हुआ और उसके प्रभाव भी देखने को मिले कई यानी कि यंगस्टर में भी घबराहट के सिम्टम्स नजर आए। तो ये क्यों हो रहा है, और अगर इसके लिए अगर आज हम सजग नहीं हुए तो आने वाली स्थिति भी आप स्पष्ट करिए। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन की वजह से स्वास्थ्य पे काफी सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो कि हमने इस साल काफी ज्यादा देखे। और अगर मैं देखूं कि पिछले सिर्फ 50 सालों में भारत में ही जलवायु परिवर्तन की वजह से 17,000 मौतें हो चुकी हैं। जी, ये मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। ये 17,000 मौतों का भी जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ वो सिर्फ इंसानों की 17,000 मौतों का बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें सूत्र क्या है ये आंकड़े के? पशु पक्षी, ये गवर्नमेंट फिगर्स हैं। 17,000 आंकड़े हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, हीट वेव की वजह से। और इसमें वो आंकड़े इंक्लूड नहीं है जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स के हैं, जो पशु पक्षियों की हम बात करते हैं और जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन की हम बात करते हैं, वो अगर मैं नापूं तो वो तो कई लाखों में निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल विकास जी, मेरा सवाल आपसे है कि हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें आप क्या इसके कारण बताएंगे कि वो प्रमुख 5 कारण जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। जो आप देख रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट ले लो आप, या अर्बन डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना, मतलब अगर आप देखिए, आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब एक तरफा विकास करेंगे, मतलब सिर्फ मैकेनिज्म या मशीनरी या इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन पे ही सिर्फ जाएंगे, तो हमें ये दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। जी, और कितना जरूरी हो जाता है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्तर पर क्या कुछ कार्य किए जा सकते हैं विकास जी? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर यही है कि सबको, जैसे ये भी प्रधानमंत्री जी का भी एक पेड़ माँ के नाम का एक कैंपेन चलाया है। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग उसमें अपने सक्षमता के अनुसार या अपने लिमिट्स में जैसे जितने ज्यादा पेड़ लगा सकें। पहला तो यही है कि क्लाइमेट चेंज का फाइट करने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो पेड़ है। तो पेड़ हम जितना ज्यादा लगाएंगे, जितना ज्यादा हम जो है ग्रीनरी बढ़ा सकें,
और अर्बन प्रोस्पेक्ट्स में भी आगे चल के हमको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम कैसे सेंट्रल वर्जेस को कैसे प्लानिंग करें। हम पाम ट्रीज से जो है जलवायु परिवर्तन को फाइट नहीं कर सकते। हमें अपने जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं, नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, जो कि एक बहुत बड़े एटमॉस्फेयर को, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उनके तरफ हमको मूव ऑन करना पड़ेगा। जी वरुण जी, आप क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सेमिनार भी करते हैं, तो आप किस तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं? क्या कुछ आप समझा रहे हैं लोगों को? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि मुख्य कारण क्या है, तो उसके समाधान हमें अपने आप समझ में आने लगेंगे। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करें कि क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, तो फॉसिल फ्यूल एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो जीवाश्म ईंधन का जलना है, जो पर्यावरण को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो क्लाइमेट चेंज में एक पहला कारण है। दूसरा कारण हम देखते हैं कि कृषि विस्तार। इसमें भी मुख्यतः हम बात करते हैं तो पशु कृषि की। पशु कृषि मतलब मैं आम शब्दों में समझाऊं तो जो एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करते हैं या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो ये एक दूसरा अहम कारण है। और तीसरा हम बात करें तो फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीन अहम कारण हमें समझ में आते हैं, तो हमें समाधान भी इसी में देखने को मिलते हैं कि हम क्या करें या क्या ना करें जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। तो हमें इन्हीं मुद्दों पे काम करना होगा और इन्हीं मुद्दों पे जागरूकता के लिए हम लोग भी काम करते रहते हैं और युवाओं में जागरूकता मैं फैलाता हूँ, जैसा कि आपने कहा था। तो जो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट होना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ। आज हम देखें कि कोयले से हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा अगर हम कोयले का खनन करेंगे, कोयला निकालेंगे, तो जलवायु परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो हम कोशिश करें कि हम आवश्यकताओं में जिए, मतलब नीड में जिए, हम ग्रीड में ना जिए। अगर हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है ना, हर चीज में ऊर्जा लग रही है, हर चीज में कार्बन एमिशन हो रहा है, अगर हमें अनावश्यक लग रहा है कोई, तो हम उसका उपयोग ना करें। कहीं पर हमें कम रोशनी में हम रह सकते हैं तो हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग ना करें, हम लाइट पंखे बंद रखें, है ना। रेफ्रिजरेटर, एसी का हम कम से कम इस्तेमाल करें। सौर ऊर्जा। हाँ, सौर ऊर्जा। वैसे ही अगर हम बात करें कि कृषि की, जो मैंने बात करी, इसमें मुख्यतः पशु कृषि की हम बात कर रहे हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा भोजन काफी ज्यादा प्रभावित करता है क्लाइमेट को। तो हम उस चीज को बढ़ावा ना दें, हम खाना अपने मतलब बहुत ज्यादा उसकी तरफ, सात्विक भोजन की तरफ जाएं, बहुत ज्यादा ऐसे तामसिक भोजन की तरफ ना जाएं जिससे कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है, मीथेन उत्सर्जन ज्यादा होता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की वजह से मीथेन गैस निकलती है, जो कि कार्बन से कई गुना ज्यादा घातक है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना है कि हम शुद्ध शाकाहार, प्लांट बेस्ड भोजन लें। और तीसरा, जो मैं फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहा था, तो जब भी हम मार्केट जाते हैं, हमें लगता है कि कोई चीज बहुत अच्छी है और हमें देखकर लगता है कि हमें इसे ले लेना चाहिए और हमेशा मन में ख्याल आता है और हम उसे खरीद लेते हैं। हम सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि हम खरीदने में सक्षम हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उसकी आवश्यकता हमें कितनी है। हमें उसको खरीदने से पहले सिर्फ मन में एक विचार लाना होता है कि अगर मैं ये नहीं लूंगा, अगर मैं यहाँ नहीं आया होता, इसे नहीं देखा होता, मैंने नहीं लिया होता, तो मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता। तो हम देखेंगे कि 80% टाइम हमें ये लगेगा कि हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पिछले एक साल में हमने जो चीजें ली होंगी उसमें से 80% चीज बेकार की थी, जिससे हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमें वो चीज ध्यान में रखना चाहिए और कंज्यूमरिज्म को कम से कम बढ़ावा देना चाहिए। Da da da
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। विकास जी, मैं आपकी पत्रिका देख रहा था जो जर्नल नाम से आप निकाल रहे हैं। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? और क्योंकि मैंने जितना इसको पढ़ा है, ये कहीं न कहीं पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए जिस तरह से चीता प्रोजेक्ट आया, उसी पर आप इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से? सर, इसमें जो है हमारा जो प्लान था जर्नल जो है रखने का ये कारण था। इसका संकल्प के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका क्या संकल्प है? तो ये हमने एसएनएससी जर्नल रखा था। एसएनएससी हमारी संस्था है जो एक्चुअली काम करती है, उसी का ही जर्नल निकलता है। हाँ। जर्नल जो होता है अपने आप में वो रीडेबल्स को बोला जाता है कि जो एक एकेडमिक्स पार्ट को ज्यादा कवर करता है। एक मैगजीन भी होता है, एक जर्नल भी होता है, लेकिन जर्नल इज ऑलवेज फॉर टीचिंग पर्पस के लिए होता है। तो अब उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम जितनी ज्यादा लाइब्रेरीज हो सके उतनी ज्यादा लाइब्रेरी से पहुंचे, चाहे वो स्कूल्स की लाइब्रेरीज हो, चाहे वो कॉलेज की लाइब्रेरीज हो। वहां पे मैंडेट होता है, उनको मैगजीन लेने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन जर्नल के लिए दे आर फ्री टू टेक एज मच एज। इसमें जो जंगली जानवर हैं उनको भी आप बता रहे हैं कि इस तरह के जंगल में जानवर होते हैं और इनका संरक्षण भी करना है, ताकि जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में हम आगे बढ़े। सर, उसमें हम ब्रिज बना रहे हैं। हम एक बच्चे को हम ये बता रहे हैं कि फॉरेस्टर जब एक आईएफएस बनता है, एक आईएफएस अधिकारी की क्या मानसिकता होती है जंगल को लेकर के, एक सिविलियन की क्या मानसिकता होती है जंगल को लेकर के, एक जो उपभोग कर रहा है उसकी क्या मानसिकता है जंगल को लेकर के, और जंगली जानवर की क्या स्थिति है जंगल में, और पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्यों जरूरी है, और जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो हमें जंगल को बचाना होगा। बिल्कुल। तो यही मेरा आपसे सवाल था। उसमें क्या है कि जो मेन पार्ट है वो यही सब चीजें जो है पारिस्थितिक तंत्र से लेकर के और जितनी भी अलग अलग जो मुद्दे हैं। एक साइंटिस्ट का क्या अप्रोच होता है, हर एक व्यक्ति का अप्रोच अलग अलग होता है। एक साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड से देखेगा, एक जो फॉरेस्ट वाला फॉरेस्टर है, क्योंकि वो फील्ड में है, वो उसने जंगल को देखा है, करीब से देखा है, जंगली जानवरों को देखा है, उसका एक सोचने का नजरिया अलग होगा। बाहर की दुनिया के लिए, बाहर की दुनिया हम अर्बन पार्ट को बोल रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो वहाँ उपभोग कर रहे हैं, जैसे जो जंगल पे आश्रित जो लोग हैं, उनको कैसे वहां से एक्सट्रैक्शन करना है, कैसे उनको अपनी आजीविका का पालन करना है, और उसमें सस्टेनेबल जो हम बात बार बार यूज करते हैं कि हमें लेना है, जंगल से लेना है, लेकिन उतना लेना है कि वहाँ के जानवरों के लिए, बंदरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए कुछ बचा रहे। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आदिवासी जनजाति। वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उतना ही लेते हैं और प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। बिल्कुल। और हमें देना भी है। बिल्कुल। देना क्या है कि देखिए, लेन देन जो प्रक्रिया रहती है उसमें दोनों को बेनिफिट हमेशा रहता है। देना ये है कि हमको उनको स्वतंत्र विचरण करने का वो देना है, उनको अपना जो जंगल है उनको वो बना रहे, जंगली जानवर वहां बने रहे, उसकी एक प्रोटेक्शन भी। आदिवासी जैसे आपने बोला कि वो लोग जो है उसका संरक्षण भी करते आए। बिल्कुल। उन्होंने कभी बाहरी दुनिया को वहां अंदर नहीं जाने दिया। हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जो साउथ के जंगलों के आधारित बनी है, तो कैसे वो लोग जो है बाहर के लोगों को जंगल में आने से रोकते हैं। तो उसका कारण उनका खुद का डिस्टर्बेंस भी है, प्लस जो जंगल वो खत्म कर देंगे कल को माइनिंग करके या इस टाइप की एक्टिविटीज करके, तो उसके लिए उनका वो प्रतिरोध होता है। बिल्कुल। और क्या आप ये मानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वो जिस तरह से कार्य कर रहा है वैसा कोई भी नहीं कर रहा है? देखिए, अगर हम नेचुरल वेज की बात करें, देखिए आज की डेट में हम सिर्फ नेचुरल पे रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब देख रहे हैं कि हम हर चीज कृत्रिम करते जा रहे हैं, तो सोल्यूशन भी कृत्रिम लेना पड़ेगा। आजकल देखा होगा आपने कि एयर फिल्टर्स आजकल कॉमन हो गए हैं हर ऑफिस में, ठीक है। खासकर दिल्ली में तो बहुत कॉमन हो गए हैं कि भाई आपको हवा साफ करके ही यूज करना पड़ेगी। तो अब क्या है, जैसे अब उनकी बात करें कि तो उनके कुछ मेथड्स अब आज उतने कारगर नहीं है, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो उस समय के लिए इम्पोर्टेंट थे। आज हमको मैकेनाइज होना पड़ेगा। एयर फिल्टर्स लगाना या टेम्परेचर कंट्रोलर्स लगाना या पॉल्यूशन कंट्रोलर्स लगाना, ये आज की नेसेसिटी है। तो हमको साइंस के साथ में और उनके नॉलेज के साथ में, दोनों के साथ मूव करना पड़ेगा। जी वरुण जी, इसका किस तरह से आप सॉल्यूशन देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई भी कैंपेन या कोई भी अभियान जब तक सफल नहीं होता, जब तक उसमें जन भागीदारी ना हो, तो युवाओं को कितना जरूरी है कि वो आगे आए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज अगर थोड़ी भी उमस हो जाती है तो एसी में रहने की आदत हो गई है, तो थोड़ी सी भी उमस होती है तो घबराहट होने लगती है, एसी चाहिए। तो ये जो भोग विलासिता के संसाधन हैं, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये भी हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं? इनसे बाहर आने में कितना समय लगेगा और कैसे आए? बिल्कुल। सबसे पहली बात, आपने दो
शब्द यूज करें, एक तो युवा और दूसरा जन भागीदारी। तो युवाओं की जन भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी पिछले कुछ सालों में देखा है कि बहुत ज्यादा युवा आगे आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, कि गवर्नमेंट की कुछ नीतियां हैं उसके खिलाफ कभी प्रदर्शन होते हैं या कुछ होता है ना, कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। वरुण जी, उसमें एक चीज है कि हर चीज सरकार पे नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, बिल्कुल, पेड़ तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। तो अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हुए लोग सड़कों पर तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भूल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, उसका आर्टिकल 51 7 पॉइंट अगर हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण की ही बात करता है। फिर से बता दीजिए। हाँ, आर्टिकल 51A जी कहता है कि हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना है, जिसमें हमारे नदी, तालाब, जंगल और वन्य प्राणी सभी आ जाते हैं, और सभी प्राणियों के प्रति, जितने भी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, चिल्लाएं, इसके पहले हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज देखें तो मेरे हिसाब से 50% से अधिक समस्या तो यूं ही हम समाधान पा सकते हैं उन समस्याओं का। तो ये सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके अलावा आप जो बात कर रहे थे कि हम युवाओं में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आगे उन लोगों में एक समझ आए पर्यावरण को लेकर, उस संरक्षण की वो लोग बात करें, तो हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये चीज शुरू से ही जोड़ना चाहिए, और उनका जो प्रकृति से एक जुड़ाव है वो बनाना चाहिए। जब वो स्कूल टाइम से ही प्रकृति से जुड़ा होगा, हम इसके पीछे भी अगर मार्किंग सिस्टम निकाल दें कि बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो वो एडमिशन ले तो साथ में एक पेड़ लगाए, और उस पेड़ का संरक्षण करना उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर उसकी मार्किंग उस पेड़ की ग्रोथ पे, तो हम देखेंगे कि आज पेड़ तो काफी लगते हैं लेकिन बचते नहीं है, तो उस पेड़ का पालन पोषण वो अच्छे से करेगा। अब वो पेड़ भले ही प्रकृति में बहुत छोटा योगदान रखेगा, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में, उस बालक के जीवन में वो एक बहुत बड़ा योगदान देगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा प्रकृति पर्यावरण को लेकर उसके अंदर। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बचपन से डाल दे बच्चे के अंदर, उसके एजुकेशन सिस्टम में ये चीज अगर फिट कर दी जाए, हमें कर दी जाए, तो आगे जाके हमें एक ऐसे ही नागरिक, एक ऐसा ही समाज मिलेगा जो पर्यावरण संरक्षण की बात करने की जिन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, जो उसी दिशा में कदम उठा रहा होगा, और आने वाले समय में ये समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। विकास जी, आप इस पॉइंट को किस तरह से देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है और पर्यावरण संरक्षण है, इसको एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शिक्षा में अगर ये शामिल हो जाए तो क्या आप ये मानेंगे कि जो जिस तरह से आज हम चिंतित हैं, थोड़ा सा हमारी चिंता कम होगी? बिल्कुल कम होगी, क्योंकि देखिए जैसा बीज बोएंगे वैसा पेड़ आपको मिलेगा। अगर हम उनके जो हमारा जैसे आपने बोला था कि मैगजीन का, तो मैगजीन जो हम स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं उसका कारण ही यही है, बिल्कुल, कि जब तक आप सेंसिटिव नहीं बनोगे, नेचर के प्रति आपकी संवेदना नहीं रहेगी, तब तक आप उसके बारे में कुछ करोगे ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम संवेदना शुरू से बच्चे में डालते हैं, तो वो आगे चल के, मतलब वो जो बीज हम अगर बोते हैं तो आगे जाकर के जो है वो पेड़ का स्वरूप लेगा, और निश्चित तौर पे वो बाकी लोगों को भी छाया देगा। खुद के लिए तो छाया देगा ही देगा, बाकी लोगों के लिए भी छाया देगा। तो इसका जो है हमें बच्चों को, हमने इसीलिए अभी स्कूल्स में भी हमने अप्रोच किया है कि उनको नेचर सेंसाइजेशन टूर्स जो होते हैं, जहां उनको पेड़ पौधों के बारे में बताया जाए, क्योंकि पढ़ते तो वो हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंसिटिविटी सामने साथ में रहने से आती है। जैसे जब आप किसी के साथ समय व्यतीत करते हैं ना, तो आपको सेंसिटिविटी डेवलप होती है। जब बच्चा जाएगा जंगल में, तितली को उड़ते देखेगा, पक्षियों को कलरव करते देखेगा, तो उसके बाद जो सेंसिटिविटी पैदा होगी, वैसे हम लोग जो है लगातार अभी, अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में तो सारे देख ही लेते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, अपार्टमेंट्स में है, बच्चे घूमना नहीं हो पाता है, निकलते भी है तो संडे में निकलते हैं, तो ये चीज किस तरह से रोज डेली यूज के लिए हो जाए, उस पर भी आप हमें बताइए। हम लोग सर जो है इन बच्चों को, अभी हमारे पास में एक बहुत बड़ा संसाधन है, वन विहार भोपाल से लगा हुआ है। ऐसे ही सभी जगह, जैसे बड़े शहरों में आप देखेंगे जू तो कम से कम मिलेगा, नेशनल पार्क ना मिल पाए आपको शहरी क्षेत्र में। पहला ये शहर है जहाँ पे शहर के अंदर बीचों बीच जो है आपको नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है, तो उससे बड़ा मनोरम जगह नहीं है, क्योंकि जू भी है और नेशनल पार्क भी है। तो वहां जाकर के उन जानवरों की इंपॉर्टेंस उनको पता चलती है, उन पक्षियों की इंपॉर्टेंस पता चलती है, उनको पता चलता है कि यार ये पक्षी भी हैं जो वन विहार में तो हैं, हमारे यहाँ तो नहीं आते। तो उसका कारण ये है कि आपके यहाँ हो सकता है कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो पेड़ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिसके लिए हम अभी मुहिम भी कर रहे हैं। आपने सप्तपर्णी का पेड़ बहुत देखा होगा। सप्तपर्णी आपको लिंक 2, लिंक 1, मतलब जो पुराने जितने भी ग्रीनरी के लिए जो भी, जहां भी प्लांट करना होता है, नगर निगम आंख बंद करती है, सप्तपर्णी लगा देती है।
सप्तपर्णी का जो पेड़ है बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत ग्रीन लेविश बढ़िया अच्छा होता है, लेकिन उस पर नेस्टिंग नहीं होती जी। पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं जी। तो आगे चल के हमने कमिश्नर साहब को यही पत्र लिखा कि सर हम आगे चल के क्या पक्षी विहीन शहर देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इसी को ही बढ़ाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके पास नेस्टिंग की जगह ही नहीं मिलेगी। के लिए हमें या तो वो वन विहार जैसे हमने बताया, बिल्कुल वन विहार महत्वपूर्ण मुहिम है या भोज वेटलैंड जहाँ पे वो पेड़ बचे हुए हैं वहां जाके वो रहेंगे, और या शहरों से तो बिल्कुल वो लापता ही हो गए हैं एक तरीके से। तो हमें जो है प्लांटेशन जब हम करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चिड़िया का घोंसला उस पे बने, उसके बाद घोंसला मतलब चिड़िया ही नहीं, इसके अलावा बाकी जो जानवर हैं, मतलब बाकी जो ऐसे कीट पतंगे भी हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी हाईवेज पे सुगंधित पौधे लगाने के लिए हमने NHI को एक मतलब पत्र दिया था। उसमें यह था कि सुगंधित पौधे अगर हम NHI मतलब कहीं भी बीच में लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि बटरफ्लाईज और मोथ्स और ये कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होंगे और उतने ज्यादा वो मरेंगे जब वो गाड़ियां चलेंगी। हाँ, क्योंकि गाड़ियां वहां 70, 80, 100 की स्पीड में चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पर स्लॉटर हो रहा है जी। और क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उनको वहां पे आमंत्रित कर रहे हैं सेंट्रल वर्ल्ड पे। बिल्कुल। तो हमने उनको ये एडवाइजरी दी है कम से कम शहरों में कि आप जो फ्लावर बेड्स जो आप राइट साइड में या लेफ्ट साइड में लगाते हैं, जो फुटपाथ से लगा हुआ है वहां कोशिश कीजिए लगाने का, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बुलवर्ड स्ट्रीट ही एक एग्जाम्पल देता हूँ, चंपा के पाम के और चंपा के पूरे पौधे लगे हुए हैं। अब चंपा क्योंकि सुगंधित पौधा है, उसके पास जो है कीट पतंगे तितलियां उड़ के चली आती हैं और अगल बगल से दोनों तरफ से ये विकास जी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनते हैं हमारे जलवायु परिवर्तन के। बिल्कुल सर, मतलब आप जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट पे बनते हैं। कई बार क्या होता है, हो सकता है कि आपका सप्तपर्णी का पौधा आपके फाइट करने में हेल्प कर रहा हो, हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि डाइवर्सिटी खत्म कर रहा है जी। तो हमें ये भी चूज करना पड़ेगा कि वो पौधा भी रहे, लेकिन बाकी भी अल्टरनेट हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं तो हम उसको इतना घनत्व न कर दें, और आप ठंड के मौसम में जब उसकी फ्लावरिंग होती है तो आप उसके नीचे से निकल नहीं सकते जी। चंदा मामा नील गगन से नीचे आना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाना। चंदा मामा नील गगन से नीचे आना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाना। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अनखेली। रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली। रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली। रंगोली। बिल्कुल वरुण जी, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि आज हम देख रहे हैं, क्योंकि हम पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम करते हैं, तो कई पर्यावरण प्रेमी वृक्ष मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन हमें युवाओं की कमी महसूस होती है कि युवा
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उतना प्रभावी तौर पर कार्य नहीं कर रहा है, वो उतना प्रेम नहीं कर रहा है पेड़ों से, ये किस तरह से उसमें अलग जगह, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपेन चलाया है उसमें पूरे देश में पौधरोपण हो रहा है। मध्य प्रदेश ने भी 5.5 करोड़ वृक्षारोपण का जो संकल्प लिया है, तो किस तरह से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, युवा भी प्रेम करें, तो वो कैसे हो, और उसके लिए आप क्या कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जिस तरह से आप काम करते हैं सेमिनार्स का? बिल्कुल, जो आपने बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है बहुत ही बढ़िया, इससे युवा कनेक्ट हो रहे हैं। और जैसे मैंने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात कही थी, वो भी एक तरीका है युवाओं को कनेक्ट करने का। और अगर हम देखें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया था, इसी तरीके से बना था कि हम प्रकृति से प्रेम करें। आप क्या सुझाव देंगे या क्या संदेश देंगे युवाओं को कि क्यों उनका आना जरूरी है? हाँ, उनका आना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम आज, जैसे आपने कहा कि बुजुर्ग लोग इसमें आगे आते हैं, हम देखते हैं, तो आज अगर हम बुजुर्गों को साइलेंटली कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य हम देखें तो एक समय के बाद उन्हीं के साथ चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम युवाओं को आज प्रेरित करते हैं, जो अनमैरिड यूथ है, अनमैरिड यूथ को अगर हम आज प्रेरित करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस बात को अगर समझ जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण मतलब एक पेड़ लगाना कितना आसान है, क्या ये कोई झंझट का कार्य है क्या? नहीं, पेड़ लगाना बहुत ही आसान है और हम देख रहे हैं कि पेड़ लगाना बहुत आसान है, इसी वजह से बहुत से लोग आज की डेट में वृक्षारोपण कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज मैं देखता हूँ, एक कमी देखता हूँ कि लोग जाने बिना कर रहे हैं कि हमें किस जगह पर कौन सा पेड़ लगाना है। शॉर्ट में बता। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जब वृक्ष लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो वहाँ का नेटिव स्पेशी है या नहीं। हम उस बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखें कि हम वहाँ के वातावरण को डिस्टर्ब ना करें कोई ऐसा पेड़ लगाकर जो कि कोई इन्वेजिव स्पेशी हो। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम नेटिव स्पेशी प्लांट करें। बिल्कुल, तो वृक्षारोपण बहुत जरूरी है और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि वो जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के दौर से हम गुजर रहे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। वृक्षारोपण करें और जिस तरह से हम अभी भोग विलासिता के संसाधनों से जुटे हुए हैं उनसे थोड़ा बाहर निकले ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, आपने हमारे वक्त निकाला, और वरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।